अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। संसद पर आतंकी हमले की 19वीं बरसी आज कृतज्ञ राष्ट्र शहीदों को दे रहा है श्रद्धांजलि। संसद परिसर में आयोजित समारोह में विभिन्न दलों के नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से वार्ता के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नोएडा के चिल्ला बॉर्डर से आंदोलन समाप्त किया। दिल्ली नोएडा के बीच आवागमन हुआ प्रारंभ। रेलवे अपने 21 भर्ती बोर्डों के माध्यम से 15 दिसंबर से शुरू कर जून 2021 तक 3 चरणों में आयोजित कर रहा है मेगा भर्ती अभियान। इस भर्ती अभियान में 2 करोड़ 44 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का किया लोकार्पण। इसके अलावा 761 करोड़ रुपए से अधिक की 30 अन्य विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज 2001 में हुए संसद पर आतंकी हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 19वीं बरसी पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद जवानों को संसद भवन परिसर में आज श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न दलों के नेताओं ने भी शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हमले के दौरान शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट में लिखा, देश उन बहादुर शहीदों को कृतज्ञतापूर्वक याद कर रहा है जिन्होंने 2001 में इस दिन संसद का बचाव करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अपने लोकतंत्र के मंदिर के उन रक्षकों के महान बलिदान की सराहना करते हुए हम आतंक की ताकतों को हराने के अपने संकल्प को और मजबूत करते हैं। नए कृषि कानूनों के मसले पर हरियाणा के 40 किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में मुलाकात की। इन किसानों ने कृषि मंत्री को नए कृषि कानूनों के फायदे बताए। आज हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसानों का कहना है कि इन नए कानूनों का काफी फायदा मिल रहा है और इसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। इस कानून के अनुसार किसान क्यों आजादी है, वो जहां मर्जी बेचे। हम इन तीनों कानून का पूर्णतः समर्थन करते हैं क्योंकि मोदी जी जैसे पीएम कभी मिल नहीं सकते भारत को। हमें अपने आप को खड़ा करने का मौका दिया है
अपनी फसल को हम अपने हिसाब से बेच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत खुशी उससे अधिवेशन से, क्योंकि हमारी ऑनलाइन पेमेंट आड़ती फोन करता पेमेंट आ गई आपकी, नहीं हमने आड़ती के पास जाना पड़ता था, ये पेमेंट हमारे खाते में आती है, हमें पता लगा और आड़ती हमारे पास आता था। हम बहुत खुश हैं इससे। जो ये 3 कानून बनाए हैं ये किसान को पूरी आजादी प्रदान करते हैं। साथ में मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आंदोलन अब गलत हाथों में चला गया है। देश विद्रोही उसमें दिखाई पड़ते हैं, नुकसान करने वाले दिखाई पड़ते हैं। कृपया कर उनके बरगलाने में न आए। पिछले 2 हफ्ते से किसानों के धरने प्रदर्शन के कारण बंद रहे नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर को रात 11 बजे खोल दिया गया। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से धरने पर बैठे किसानों के पदाधिकारियों की मुलाकात के बाद ये बॉर्डर खोला गया। मुलाकात के दौरान किसानों ने अपनी 18 मांगों को रखा था। किसानों को मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। पुलिस और किसान मिलकर नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग को हटाया। माननीय राजनाथ सिंह किसान आयोग का गठन के लिए ज्ञापन दिया, जो रक्षा मंत्री हैं उनने हमें बुलवाया था। हम अजब सिंह कसाना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, योगेश प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष, केपी सिंह मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राजीव नागर जिलाध्यक्ष के साथ माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कोठी पे गए। वहाँ हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। दोनों लोगों ने हमारा ये ज्ञापन लिया और ज्ञापन को पढ़ के उन्होंने कहा आपका ज्ञापन जेन्युइन है, ओरिजिनल है और इसमें कोई समस्या ऐसी नहीं है जो दिक्कत करे, लेकिन ये ज्ञापन हम प्रधानमंत्री से मिलकर ही पूरा कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा धरना आप हटा दो और 15 दिन में 10 दिन में हम आपको बुलाएंगे। रेलवे अपने 21 भर्ती बोर्डों आरआरबी के माध्यम से 3 चरणों में मेगा भर्ती अभियान का आयोजन कर रहा है, जो 15 दिसंबर सन 2020 से शुरू होगा। लगभग 1,40,000 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किए जाने वाले इस भर्ती अभियान में 2,44,00,000 से अधिक उम्मीदवार देश के विभिन्न शहरों में परीक्षा में शामिल होंगे। आरआरबीज ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारी की है और इसके लिए सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जाएगा। इस परीक्षा का पहला चरण 15 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद CEN 1 2019 की परीक्षा 28 दिसंबर सन 2020 से शुरू होकर संभवतः मार्च 2021 तक चलेगी। CN नंबर RRC1 2019 स्तर की 1 के लिए तीसरी भर्ती परीक्षा संभवतः अप्रैल 2021 से जून 2021 के अंत तक आयोजित की जाएगी। 15 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाले CEN 3 2019 पृथक और मंत्री स्तरीय श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल और SMS के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर और आरआरबीज की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए लिंक के जरिए परीक्षा केंद्र का शहर और तिथि और पाली के बारे में जानकारी नियत समय पर जारी की जाएगी। आने वाले कुछ हफ्तों में सरकार देश भर में कोविड-19 की वैक्सीन बांटने की तैयारी कर रही है। ऐसे में देश भर के एयरपोर्ट भी सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा। ये एयरपोर्ट कोविड-19 की वैक्सीन को लाने वाले टेम्परेचर कंट्रोल कार्गो को संभालने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोरोना वायरस महामारी के बीच फिर से सामान्य दिनों की ओर वापसी कर रहा है। देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल वस्तुओं के लिए एक वेयर हाउस बनाया था। अब यह एयरपोर्ट एंटी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर आने वाले टेम्परेचर कंट्रोल कार्गो को संभालने की तैयारी कर रहा है। पुणे और हैदराबाद के फार्मा हब से आने वाली ये वैक्सीन देश को कोविड-19 से लड़ाई में मदद देगी। दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट
टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर को हैंडल करने की तैयारी कर रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में इन्हें कई मिलियन डोज को संभालना होगा। दिल्ली एयरपोर्ट की खासियत की बात करें तो 2 इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल हैं जो सालाना 1.8 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की क्षमता रखते हैं। इसे 2.3 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों कार्गो टर्मिनल में टेम्परेचर कंट्रोल सुविधाएं हैं। 200 सेल्सियस तापमान को हैंडल करने के लिए अलग से कूल चैम्बर हैं। दोनों टर्मिनल में टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर को संभालने के लिए पॉइंट दिए गए हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव कार्गो के मूवमेंट्स के लिए कूल डॉली है। वैक्सीन लेकर जाने वाले वाहनों के तेज गति से जाने के लिए अलग गेट है। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला और इकलौता एयरपोर्ट है जिसमें 12 फ्रेटर पार्किंग बे हैं। इसमें एयरपोर्ट से कार्गो के आने जाने के लिए काफी क्षमता है। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया और देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ऐसे में ये सुदूर देशों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट है जहां इंपोर्ट कार्गो की डिलीवरी के लिए QR कोड पर आधारित ई-गेट पास सुविधा दी गई है। ऐसे में पेपर डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो गई है और मानवीय संपर्क कम हुआ है। कोविड-19 की वैक्सीन को हैंडल करने के लिए सबको विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हैदराबाद एयर कार्गो देश के वैक्सीन बनाने वाले क्षेत्रों के बीच स्थित है और वो भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा। वहाँ भी टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मा वैक्सीन स्टोरेज और प्रोसेसिंग जोन बनाए गए हैं। हैदराबाद एयर कार्गो फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन शिपमेंट के लिए एंड टू एंड कूल चेन प्रदान करता है। टर्मिनल में भारत का सबसे बड़ा टेम्परेचर कंट्रोल कूल कंटेनर का फ्लीट है। हैदराबाद एयर कार्गो ने हाल ही में कूल डॉली लॉन्च की है जो फार्मा और वैक्सीन शिपमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मोबाइल रेफ्रिजरेशन यूनिट है। दोनों एयरपोर्ट महामारी की शुरुआती दिनों में PPE किट, मेडिकल सप्लाई के ट्रांसपोर्टेशन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब इन दोनों एयरपोर्ट ने वैक्सीन डोज के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की प्रक्रिया में मानवीय संपर्क कम करने की कोशिश की है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या ANM की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गाजियाबाद में 132 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का लोकार्पण सहित जनपद गाजियाबाद के विकास से संबंधित लगभग 761 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर भवन को सभी धार्मिक यात्राओं का केंद्र बिंदु बताया। उन्होंने गाजियाबाद प्रशासन की तारीफ की और कहा कि गाजियाबाद में कोरोना को कंट्रोल किया गया और साथ ही उससे होने वाली मौतों में भी ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने तक यूपी में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था में रोड़ा पैदा करने वाले या कानून को बंधक बनाने वालों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो खुद तय कर लें कि किस यात्रा पर जाना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में कई तरह की यात्राएं निकलती हैं। गाजियाबाद ने कोरोना को भी कंट्रोल किया, कोरोना से होने वाली मौतों को भी नियंत्रित किया। गाजियाबाद को एक सच सिटी के रूप में भी प्रस्तुत किया।
और गाजियाबाद के विकास को एक नई ऊंचाइयों के साथ, नई बुलंदियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज 730 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होने के साथ ही 132 करोड़ का यह भव्य मानसरोवर भवन भी आज आप गाजियाबाद वासियों को, देशवासियों को, देश के श्रद्धालुजनों को, धार्मिक श्रद्धालुओं को आज अर्पित कर रहे हैं। आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। मैं गाजियाबाद की जनता का अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है 2017 के पहले गाजियाबाद सबसे गंदा नगर हुआ करता था। 3 वर्षों में आप लोगों ने यहां की कायाकल्प कर दी है। गाजियाबाद को स्वच्छता के मानक पर यहां के जनप्रतिनिधियों, यहां के प्रशासन और यहां के स्वच्छता कर्मियों के साथ मिलकर के एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षा भवन में पूर्वांचल के सतत विकास के मुद्दे, राजनीति और भावी दिशा विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार और संगोष्ठी का समापन मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विशिष्ट अतिथि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसोनाई की मौजूदगी में किया गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक जोन पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्य और बुंदेलखंड हैं। क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड का गठन किया है। पूरी उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज, मीठे जल के संसाधन और कृषि योग्य भूमि है। ऐसे में हमें इन प्राकृतिक संपदाओं के सहारे प्रदेश को बुलंदियों पर ले जाने की जरूरत है। हमें इन संपदाओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक क्षेत्र की उत्कृष्ट और प्रचलित उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस कार्य से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं उनके कार्यों की सराहना प्रदेश और देश स्तर पर की जाएगी। इस पूर्वांचल विकास परिषद की मीट के तहत हम पूर्वांचल को प्रदेश और देश में एक अलग स्थान स्थापित करा सकते हैं। हमारी अकादमिक संस्थाओं को स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को जानकर के उसके अनुरूप कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे और वे व्यापक संभावनाएं उस क्षेत्र में हैं। प्रति व्यक्ति आय में जो संभावनाएं वहां पर हैं, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। खेती के विविधीकरण के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, हर जनपद में हम लोगों ने 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा है। हर विकास खंड में कृषि उत्पादक, किसान उत्पादक संगठन स्थापित करके कैसे हम खेती को विविधीकरण के साथ जोड़ करके फिर वहां पर लागत, खेती की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ा करके इसे मार्केट तक पहुंचाने और उसके निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्वयं भी एग्री एक्सपोर्ट की अपनी पॉलिसी को ला करके एक व्यापक संभावना आगे के लिए तैयार की है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा और मुझे लगता है कि हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक नया संबल बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में जितनी अपार संभावनाएं वहां पर हैं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि यहां पे हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इस सेक्टर में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो फुटफॉल है, आपने प्रयागराज कुंभ में देखा होगा, अयोध्या में जिस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, देश के सर्वाधिक बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 6 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनमें से 5 पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यानी पूरी दुनिया के बौद्ध पर्यटकों को और श्रद्धालुजनों को आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वहां पर
ट्रेन गाइड तैयार करने पड़ेंगे। उस प्रकार के रेस्टोरेंट और होटल की एक चेन खड़ी करनी पड़ेगी। ओला और उबर की तर्ज पर टैक्सी सेवाओं को भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे कार्य हैं जो जनपद स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ट्रैवलिंग एजेंसियों को प्रमोट करके, उनके साथ संवाद बना करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन के बीच कुशीनगर से एक अलग तस्वीर सामने आई है। कुशीनगर के हैतिमपुर टोल नाके पर किसानों ने कृषि बिल के समर्थन में यात्रियों को फूल देकर बिल के फायदे गिनाए। किसान नए किसान बिल को किसानों के हित में बता रहे हैं। कुशीनगर के बड़े किसानों ने अलग अलग बैठक कर आज कृषि कानून का समर्थन किया है। किसानों ने कहा है कि इस बिल से किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों को तकलीफ है। यहाँ पर हम इस बिल के समर्थन में आए कि यह बिल जो है किसानों के लिए बहुत हितकारी है। किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि यह जो है कि समर्थन, यह बिल जो है कि हमारे फायदे के लिए है। सरकार का जो योजना है किसान के हित के लिए, हम अपने किसान भाइयों से बता रहे हैं कि यह बिल हमारे हित के लिए है। बिचौलिए जो है उसको चाहते नहीं हैं कि किसानों को पूरा लाभ मिले। बिचौलिए अपने लाभ के लिए किसान भाइयों को बरगला रहे हैं। इसलिए हम लोग किसान भाइयों को बता रहे हैं कि जागरूक हो, यह बिल हमारे हित के लिए है। इस बिल से हमारा फ़ायदा है किसान भाइयों को। हमारे फसल का जो उचित दाम हमको डायरेक्ट जिस मंडी में चाहे बेच सकते हैं, यह हमारा फ़ायदा, कई तरह का फ़ायदा है। मिर्जापुर में सस्ता न्याय देने की पहल के तहत आज 10 माह बाद राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। काफ़ी संख्या में लोग अपने विवादों को लेकर समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए सुबह से ही वहां पहुंच गए थे। लोक अदालत में 25 बैंकों द्वारा भी अपने अपने स्टॉल लगाए गए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित कुमार यादव ने बताया कि आज लोक अदालत में कुल 947 मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिनमें 1,37,925 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गए। मोटर व्हीकल एक्ट के 39 मुकदमों का निस्तारण किया गया और प्रभावित लोगों को 18,95,000 रुपये का प्रतिकर दिलाया गया। राजस्व न्यायालय में कुल 4,259 मुकदमों का निस्तारण किया गया और 14 करोड़ 94 लाख रुपए से अधिक की वसूली की गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में व जनपद न्यायाधीश महोदय के दिशा निर्देशन में आज इस लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कोर्ट कैंपस में 25 बैंक के स्टॉल लगे हुए थे। सभी न्यायालयों ने अपने अपने न्यायालयों में मुकदमों का निस्तारण किया, जिसमें से क्रिमिनल 947 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें 1,37,925 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। मोटर दावा अधिकरण न्यायालय में 39 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें 1,80,95,000 रुपये लोगों को प्रतिकर के रूप में दिलाया गया। व राजस्व न्यायालयों में 4,259 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें 14 करोड़ 94,23,000 बैंक ऋण की वसूली की गई है। अंबेडकर नगर जिले के राजकीय महाविद्यालय आलापुर अंबेडकर नगर में अटल भवन के लोकार्पण के अवसर पर पहुंचे देवरिया के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि किसान बिल लाने का सरकार का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, किसानों की आय दोगुनी हो ये सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनके राजनीतिक हताशा और निराशा का परिणाम है। सरकार किसानों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करने को तत्पर है। किसान बिल लाने का सरकार का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, किसानों की आय दूनी हो इसको सुनिश्चित करना है, किसान मुक्त हो इसको सुनिश्चित करना है। विरोध जो लोग कर रहे हैं वो विरोध कुछ लोगों के राजनीतिक हताशा और निराशा का परिणाम है। उनको कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, वो किसानों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। सरकार किसानों द्वारा उठाए गए समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। मुजफ्फरनगर जिले के बहादुरपुर गांव में वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र का लोकार्पण और अंत्येष्टि स्थल का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। जानसठ रोड स्थित बहादुरपुर गांव में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। इसका निर्माण यूपीपीसीएल द्वारा किया गया है।
इस गौ वृद्ध संरक्षण केंद्र में 200 गौवंश रखने की क्षमता है। इसी के साथ जिला पंचायत यहां 9,95,000 रुपये की लागत से प्रदेश का प्रथम गौ अंत्येष्टि स्थल बनवा रही है। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि ये प्रदेश का पहला गौ अंत्येष्टि स्थल है। इस गौ अंत्येष्टि स्थल में मृत गौवंश का विधि पूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से शव निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की योगी सरकार ने पहली बार वृद्ध स्तर पर गौ संवर्धन के लिए काम किया है। ये उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला गौ अंत्येष्टि स्थल है। ये बड़ी समस्या रहती है कि चूंकि गायों को हिंदुस्तान में पूजते हैं तो उसकी मृत्यु के बाद उसका कैसे वो हो, तो पहला अंत्येष्टि स्थल उत्तर प्रदेश में यहाँ बनाया गया है। कहीं भी कोई गाय की मृत्यु होगी तो उसको यहीं पे उसका अंतिम संस्कार कह लीजिए यहाँ पे गाड़ा जाएगा। तो एक अपनी तरह का बिल्कुल अलग कंसेप्ट आप कह सकते हैं शुरुआत। आज ये सदर ब्लॉक के अंदर बहादुरपुर गांव में गौओं के अंत्येष्टि स्थल बनाया गया। यानी गाँव में अभी तक जिला चिकित्सालय, जिला पंचायत के पास का ठेका होता था और जो ठेकेदार थे वो गाय की खाल उतारते थे, गाय की दुर्गति होती थी। और गाँव चूँकि एक भारत के अंदर मान्यता गाय के प्रति है, एक संवेदना गाय के प्रति है, तो उसका संस्कार लोग चाहते हैं गाय का संस्कार हो, उसकी खाल ना उतारी जाए, उसकी हड्डियों को छिन्न भिन्न किया जाए। उस भावना का सम्मान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर ये बहादुरपुर गाँव के अंदर गौ अंत्येष्टि स्थल बनाया गया, जिसका शिलान्यास आज हुआ। निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और इसी योजना को पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के अंदर ये पहली अंत्येष्टि स्थल गौशालाओं के लिए बनाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ मेट्रो के सहयोग से हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पर चल रही कला प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्ट और क्राफ्ट्स छात्रों द्वारा पेंटिंग और क्राफ्ट्स की विभिन्न तरह की 65 मूर्तियों और कलाकृतियों का प्रदर्शन यहाँ किया गया। इनमें से अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शित की जा चुकी हैं। आज समापन अवसर पर यूपी मेट्रो के प्रबंध निदेशक कुमार केशव, साहित्यकार योगेश प्रवीण सहित कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद थे। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा कि लखनऊ मेट्रो सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बनना चाहती, मेट्रो के जरिए लोगों तक कल्चर और आर्ट के साथ अन्य तरह के प्रोडक्ट्स को भी लोगों के साथ साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बार नहीं है, तीसरी एग्जीबिशन है और लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके द्वारा डिस्प्लेड है अपनी आर्ट का। और जैसे मैंने शुरू से कहा है कि लखनऊ मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं बनना चाहता साधन, बल्कि वो शहर की पूरी लाइफलाइन बनना चाहता है। वो सारी चीज़ें जो हमको ज़िंदगी में देखनी चाहिए, खूबसूरत हैं, उनको हम लखनऊ मेट्रो उसके साथ ही बन रही है। तो हमने पिछली जो एग्जीबिशन हज़रतगंज स्टेशन पे की थी और इस बार हम उसको यहाँ पर लेके आए हैं हुसैनगंज स्टेशन पे और अनपेड एरिया में पूरा एरिया इवॉल्व किया है कि हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशंस लगाएं। और लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं जो आप देखिए। मैं इनको सबसे पहले एक बार ललित कला अकादमी में देखा था, बट वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, इनको हम वहाँ लेके आएँ जहाँ लोग इनको देखें। और आज आप देखिए बहुत खूबसूरत ये एग्जीबिशन है। डीडी न्यूज यूपी पर मंगलवार 15 दिसंबर से नए परिवर्तन और नए अंदाज के साथ प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाए हैं। आइए देखते हैं ये जानकारी। प्रादेशिक समाचार प्रातः 8 बजे से 8:30 तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 तक, 3 बजे से 3:30 तक प्रसारित किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 तक उर्दू में खबरों का प्रसारण किया जाएगा। 6:30 से 7 बजे तक समसामयिक कार्यक्रम चर्चा में प्रसारित किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:30 तक प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक कर देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के प्रसारण में बदलाव की दर्शकों द्वारा प्रशंसा की हमें उम्मीद है और दर्शक इस परिवर्तन के बारे में अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल आईडी ddnewslko@gmail.com पर दे सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर।
संसद पर आतंकी हमले की 19वीं बरसी आज कृतज्ञ राष्ट्र शहीदों को दे रहा है श्रद्धांजलि। संसद परिसर में आयोजित समारोह में विभिन्न दलों के नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से वार्ता के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने नोएडा के चिल्ला बॉर्डर से आंदोलन समाप्त किया। दिल्ली नोएडा के बीच आवागमन हुआ प्रारंभ। रेलवे अपने 21 भर्ती बोर्डों के माध्यम से 15 दिसंबर से शुरू कर जून 2021 तक 3 चरणों में आयोजित कर रहा है मेगा भर्ती अभियान। इस भर्ती अभियान में 2 करोड़ 44 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का किया लोकार्पण। इसके अलावा 761 करोड़ रुपए से अधिक की 30 अन्य विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।